मेरे कान खड़े हो गए, जरूर कोई खतरनाक बात हो गई है। नुमाश की उदास आवाज़ आई, साइदा तुम किसी तरह इश्कोल को बचा लो, वो मेरा खामंद बनने वाला है। इसके बगैर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अब मुझे किसी वजाहत की ज़रूरत नहीं थी। मैं पीछे पलट कर तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरा राज फाश हो चुका था। मैं भी ड्राइंग रूम के अधखुले दरवाजे के नज़दीक ही पहुंचा था कि बाहर किसी जीप के रुकने की आवाज़ आई। फिर जैसे फौजी बूटों वाले जवान धड़ धड़ाक से बाहर कूदे। मैंने वहीं से छूट लगाई और घबराहट में अपने बेडरूम में जाने के बजाय किचन की तरफ निकल गया। किचन का दूसरा दरवाज़ा सामने साइदा के बेडरूम की तरफ खुलता था। मैंने अंदर से दरवाज़ा खोला और साइदा के बेडरूम में घुस गया। अब मुझे एहसास हुआ कि सादिया के मशवरे पर अमल न करके मैंने किस कदर फाश गलती की थी। पिस्तौल अब मैंने अपनी जेब से निकाल लिया था। साइदा का बेडरूम खाली था। मुझे ड्राइंग रूम में इसराइली फौजी जवानों की आवाज़ें सुनाई दी। इनमें हुब्बाश की आवाज़ भी थी। वो बुलंद आवाज़ से अपनी बीवी से मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने घबरा कर देखा, बेडरूम में कोई बाहर जाने का रास्ता नहीं था। मैं लपक कर बाथरूम में आ गया। ये मेरी आखिरी उम्मीद थी। खुदा ने मेरी मदद की और मैंने बाथरूम में एक खिड़की देखी जो अंदर से बंद थी। बिजली की तेज़ी के साथ खिड़की की चटखनी खोली और पट को धकेल कर बाहर कूद गया। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि दूसरी तरफ क्या है। मैं एक झाड़ी में जा गिरा, जल्दी से उठा और अंधाधुंध सामने की तरफ भागा। सामने अनार के दरख्तों के पीछे एक दीवार थी। दौड़ते हुए दीवार को फांद गया। दूसरी तरफ वही कच्चा रास्ता था जिस पर मैं एक रोज़ पहले चहलकदमी करता नाले के पुल तक चला गया था। मेरे सामने वही गंदा नाला था जिसके किनारे काफ़ी कुशादा थे और दरमियान में गंदे पानी की एक नाली बह रही थी। इस बौखलाहट और अफरा तफरी में भी मेरा कमांडो जहन हाजिर था और जानता था कि अगर मैंने नाले को पार किया तो पीछे से आने वाली गोलियों का निशाना बन जाऊंगा। मैं ओपन टारगेट नहीं बन सकता था। चुनाचा गैर शऊरी तौर पर जिस दीवार पर से मैं कूदा था, इसके साथ साथ जनूब की तरफ दौड़ने लगा। खुशकिस्मती से इस वक्त वहाँ आसपास कोई नहीं था। नाले के पार इसी केमिकल वाले कारखाने की एक भी दीवार आ गई जिसकी एक नाली में से गंदा पानी नाले में गिर रहा था। मैं इस हकीकत से चश्म पोश नहीं कर सकता था कि साइदा के बाथरूम की खिड़की खुली हुब्बाश के फौजियों को बता देगी कि मैं किधर को फरार हुआ और वो मेरी तलाश में अनकरीब मेरे पीछे पहुंचने ही वाले होंगी। चुनाचा मैं किसी जगह छुप जाना चाहता था, मगर वहां छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। मैं बंगलों की एक भी दीवार के साथ साथ दौड़ते दौड़ते गंदे पानी के पुल पर आया तो मुझे ट्रक की आवाज़ सुनाई दी। मैं दीवार की ओट में हो गया क्योंकि आगे एक छोटी सड़क बंगलों के सामने वाली सड़क काटती हुई इस तरफ निकलती थी और ट्रक इसी सड़क पर आ रहा था। मैंने पीछे देखा, अभी तक मेरा ताकुब कोई नहीं आया था। दूर से मुझे जीप के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा सांस फूला हुआ था। इतने में ट्रक छोटी सड़क पर नमूदार हुआ। यह फौजी ट्रक नहीं था बल्कि आम ट्रक था जिस पर घर का बहुत सा सामान लदा हुआ था। ट्रक की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी। ना हमवार कच्ची सड़क पर वो इस रफ्तार से चल रहा था कि मैं इसे पकड़ सकता था। इस वक्त मुझे इस ट्रक में अपनी नजात दिखाई दी। जो ही ट्रक जरा आगे निकला, मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा और बाएं तरफ इसकी लटकती हुई जंजीर को पकड़कर ट्रक में सामान के नीचे घुसकर बैठ गया। एक तरफ तो ट्रक का बहुत शोर था, दूसरे गैर हमवार सड़क पर वो हचकोले खा रहा था जिसकी वजह से ड्राइवर को मेरे ट्रक में कूदने का इल्म न हो सका, वरना वो ट्रक को वहीं खड़ा कर देता। वो इसी रफ्तार से पुल की तरफ बढ़ता गया। मैंने टूटी फूटी कुर्सियों और लोहे के पलंग के नीचे से पीछे सड़क पर देखा। सड़क खाली थी मगर खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। ये कैसे हो सकता है कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्स के फौजी मेरी तलाश में न निकलते। ट्रक ने पुल को पार किया और दूसरी तरफ घूमा तो मुझे वो सड़क दिखाई दी जहां मैं दीवार फांद कर कूदा था। मेरा दिल बैठ सा गया। मुझे दो नीली वर्दियों वाले बहरिया के सिपाही दीवार पर चढ़कर सड़क पर कूदते नजर आए। वो पीछे हाथ हिला हिला कर किसी को बुला रहे थे। मैं ट्रक के अंदर भरे हुए काट कबार में दुबक गया। वो लोग मेरे ताकुब में निकल खड़े हुए। मुझे इस ट्रक को छोड़ देना चाहिए। वैसे अगर मैं एक बार इस इलाके से निकल जाता हूँ तो हीफा इतना बड़ा शहर है कि वो मुझे तलाश नहीं कर सकते। लेकिन मेरी मंजिल सादिया का खुफिया मकान था। मैं हेब्रोन इंटरसेक्शन पर भी नहीं जा सकता था क्योंकि ड्राइवर को 1 घंटे बाद आने के लिए कहा था। अब मुझे चुप छुपा कर किसी न किसी तरह अकेले ही सादिया के खुफिया मकान तक पहुंचना था। ट्रक ने निस्बतन हमवार सड़क पर आकर कदरे रफ्तार पकड़ ली थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ट्रक कहाँ और किस तरफ जा रहा है। मुझे अगर थोड़ी बहुत तसल्ली थी तो सिर्फ इस बात की थी कि मैं इस इलाके से दूर तर होता जा रहा हूँ। मैंने पिस्तौल जेब में रख लिया था। ट्रक एक पक्की सड़क पर आ गया। अब इसकी रफ्तार तेज़ होगी, लेकिन इतनी तेज़ भी नहीं थी कि मैं इस पर से छलांग न लगा सकता। मगर अभी छलांग लगाने का वक्त नहीं आया था।
मैं चाहता था कि दूर निकल जाऊं। ट्रक का रुख शुमाल मगरिब की तरफ था। सूरज ढल रहा था और धूप गायब हो चुकी थी। सड़क पर ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी थी। पीछे से आती 2-1 कारों और मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए आदमियों ने मुझे देखा। जाहिर है वो यही समझे होंगे कि मैं सामान की हिफाजत के लिए पीछे बैठा हूँ। खतरा यूं भी पैदा हो गया था कि अगर पीछे से कोई फौजी गाड़ी आ जाती है तो मैं पकड़ लिया जा सकता हूँ। दिल में तरह तरह के वहम और वसवसे पैदा होने लगे थे। जूं जूं ट्रैफिक बढ़ रहा था और ट्रक के शहर के बारोनक इलाके में दाखिल हो रहा था, मेरी तशवीश में इजाफा होता जा रहा था। मैं अब हर हालत में इस ट्रक से निजात हासिल करके किसी और तरफ स्कूटर में निकल जाना चाहता था। शायद शाम को लोग कारखानों और दफ्तरों से छुट्टी करके अपने अपने घरों को लौट रहे थे। एक ख़तरा भी था कि बहरिया इंटेलिजेंस ने कहीं चौक में गाड़ियों की तलाशी का काम न शुरू कर दिया हो। मैं सामान में से निकल कर ट्रक के अकबी तख्ते के साथ लग कर बैठ गया और हालात का जायज़ा लेने लगे। मैं मौके की तलाश में था कि कहीं किसी जगह ट्रक दाएं जानिब हो या किसी तरफ सड़क को काट कर मोड़ घूमे तो मैं छलांग लगा दूं। शाम की रोशनी अभी तक फैली हुई थी और मुझे देखा जा सकता था। मैंने अपना चेहरा ट्रक के अंदर की तरफ कर लिया और यूं जाहिर किया जैसे ऊँग रहा हूँ, मगर की नखियों से बराबर बाहर की तरफ देख रहा था। खुदा खुदा करके ट्रक ने एक जानिब मुड़ने का इरादा जाहिर किया। पीछे भरा हुआ सामान एक दूसरे से टकरा कर चिरचिराया और ट्रक एक सड़क पर घूम गया। ये छोटी सड़क थी और एक बाग शुरू हो गया था। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। मैंने मौका गनीमत जाना और एक जगह छलांग लगा दी। मैंने गिरते ही 3-4 कलाबाजियां खाई और फिर उठा और बाग में घुस गया। शाम की रोशनी अब इतनी तेज नहीं रही थी। सुरमई सा शाम का धुंधलका उतर आया था। किसी ने मुझे ट्रक से कूदते देखा हो या ना देखा हो, बहरहाल मैं बाग में तेज तेज चलते हुए दरख्तों के पीछे आ गया और रुक कर अपने जिस्म का जायजा लिया। मेरी कोहनियाँ छिल गई थी, हड्डियाँ सलामत थी। पिस्तौल मेरी जेब में ही था। मैंने अपने पीछे देखा, सड़क खाली थी। एक बस सड़क पर से मुखालिफ सिमत में गुजर गई। मैं आगे चल पड़ा। ये बाग एक पार्क था। मैदान में घास उगी हुई थी और दूर दरख्तों की कतारों के पीछे कुछ बच्चे एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। ये खुली जगह किसी सूरत में भी मेरे लिए महफूज नहीं थी। मेरी मंजिल सादिया का छते हुए बाजार वाला खुफिया मकान था, लेकिन वहाँ मैं सिर्फ इसी सूरत में पहुँच सकता था कि यहाँ से किसी तरीके से हेब्रोन इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुँचूँ और वहाँ से रास्ते को पहचानते छुपते हुए पुराने बाजार तक चला जाऊँ। इसके सिवा मुझे किसी रास्ते का इल्म नहीं था। ये शहर और शहर के कूचाओ बाजार मेरे लिए बिल्कुल अजनबी थे। दिन इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुँचने का वाहिद ज़रिया सिर्फ टैक्सी ही हो सकती थी, लेकिन टैक्सी की किसी न किसी मोड़ पर चेकिंग होने का गालिब इम्कान था। सिर्फ एक बात मेरे हक में जाती थी कि शाम का अंधेरा मेरे इर्द गिर्द फैल रहा था। अंधेरे की चादर ही मुझे पनाह दे सकती थी, मगर इनके लिए ज़रूरी था मैं कम रोशन सड़कों पर से होकर चलूं, क्योंकि बड़ी शाहराहों और कुशादा सड़कों पर नेवन साइन की रोशनियों की वजह से उजालों का सैलाब सा उमड़ था। मैं चलते चलते शहर के गैर आबाद इलाके में निकल आया था, जहाँ रिहायशी मकानात न होने के बराबर थे। शाम के धुंधलके की जगह अब आहिस्ता आहिस्ता रात का अंधेरा अपना सिक्का जमा रहा था। मैं हर तरफ से चौकस था। चंद कदम चलने के बाद पीछे मुड़कर देख लेता था। खेतों का सिलसिला शुरू हो गया, जिनके पीछे रेत के टीले अंधेरे में गुम हो रहे थे। एक जेट तैयारा शोर मचाता अपनी नीली और सुरख रोशनियां झिलमिलाता आसमान पर से गुजर गया। इसकी बुलंदी से मालूम हुआ कि हवाई अड्डा ज्यादा दूर नहीं था। मैं खतरनाक इलाके में दाखिल हो रहा था, क्योंकि हवाई अड्डे के आसपास के इलाके में वैसे भी सिक्योरिटी सख्त होती है। शहर की बुलंदो बाला इमारतों की रोशनियां मेरे अकब में झिलमिला रही थी। असल में मुझे इन्हीं की तरफ जाना था, क्योंकि सादिया का खुफिया ठिकाना शुमाल मगरिब की जानिब था। मैंने एक जगह रुक कर देखा और तमाम रास्ते का जायजा लिया। अंधेरे ने एक चादर सी फैला रखी थी। बाएं जानिब किसी ट्यूबवेल के इंजन की हल्की हल्की आवाज़ के साथ पानी की धार के किसी हौज में गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने अंदाजे के मुताबिक अपने लिए एक रास्ता मुतय्यन किया और खुदा का नाम लेकर बाएं जानिब तिरछा होता हुआ शहर के शुमाल मगरिबी इलाके की तरफ चल पड़ा। इससे कुछ देर पहले अगर मैं इंटरसेक्शन वाले चौक में पहुंच जाता तो नीली गाड़ी को पकड़ सकता था, मगर अब जाहिर है वो वहां पर मौजूद नहीं होगी। जो जो मैं शहर की रोशनियों वाली आबादी के करीब हो रहा था, खतरा नज़दीक से नज़दीक तर होता जा रहा था। कम अज़ कम इस इलाके के इर्द गिर्द पुलिस और इसराइली इंटेलिजेंस के आदमी ज़रूर फैले हुए होंगे जहाँ से मैं फ़रार हुआ था, और वो यही इलाका था जहाँ मैं चल रहा था। इसलिए फूंक फूंक कर और बेहद चौकन्ना होकर कदम उठा रहा था। अब मैं पछता रहा था मैं नुमाज से मुलाकात करने क्यों आ गया। किसी वक्त मजबूरी का इखलाक इंसान को मुसीबत में मुब्तला कर देता है। मुझे किसी के मरने जीने से क्या काम, मुझे तो अपना मिशन अजीज होना चाहिए, लेकिन अब पछताने से कुछ हासिल ना होगा। खेतों से निकलकर मैंने एक ऊंची जगह को पार किया और एक सड़क पर आ गया। सड़क कच्ची थी और इस पर ट्रैक्टर के टायरों के गहरे निशान बने हुए थे। ये सड़क आगे जाकर शहर को जाने वाली बड़ी सड़क से मिल जाती थी। इसके आखिरी किनारे पर खंबे पर लगी मर्क्यूरी लाइट रोशन थी।
मैं सड़क की दूसरी जानिब रेतले रास्ते पर उतर गया। जब शहर की तरफ जाती सड़क पर आया तो इत्तेफाक से एक टैक्सी पीछे से आती नजर आई, जिसके मीटर की बत्ती सुर्ख थी, जिसका मतलब था कि टैक्सी खाली है। जहन तेज़ी से सोचने लगा कि टैक्सी ली जाए या ना ली जाए। अभी मेरे दिल ने कोई फैसला नहीं किया था कि टैक्सी के करीब आते ही मेरा हाथ फिजा में ऊपर उठ गया। टैक्सी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैं बिला सोचे समझे टैक्सी की अकबी नशिस्त में बैठ गया और इसे हेब्रोन इंटरसेक्शन की बजाय नवादरात के छते हुए बाजार की तरफ चलने को कहा। मेरी खुशकिस्मती थी कि वो मेरे एक बार कहने पर ही समझ गया और इसने मुझसे कोई सवाल जवाब न किए। मीटर डाउन किया और टैक्सी को आगे बढ़ा दिया। सामने से किसी गाड़ी की मुझ पर रोशनी पड़ती तो मैं अपना चेहरा नीचे कर लेता, जैसे नीचे कोई चीज़ तलाश कर रहा हूँ। मैं ड्राइवर को ये नहीं कह सकता था कि वो गैर आबाद इलाके से होकर चले। मुझे ये भी धड़का लगा था कि कहीं टैक्सी शहर के रोशन और आबाद इलाके से न गुजरने लगे। मैंने सर पर नीला रुमाल इस तरह लपेट रखा था कि मेरी दाढ़ी इसमें छुप गई थी। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि टैक्सी इसी छते हुए बाजार की तरफ जा रही थी या नहीं। मैंने अपना शक दूर करने की गर्ज से ड्राइवर को इब्रानी ज़ुबान में कहा कि इस छते हुए बाजार में नवादरात की दुकानें बहुत हैं। टैक्सी ड्राइवर ने सिगरेट सुलगा कर कश लगाते हुए कहा, मैं जानता हूँ। मैं खामोश होकर सीट के कोने में घुस गया। अंदर ठंडी हवा आ रही थी, मगर मेरे माथे पर हल्का हल्का पसीना आ रहा था। मेरी आंखें बेताबी से इमारतों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। अभी तक मैं किसी इमारत को न पहचान सकता था। शायद ड्राइवर अकबी आबादी की तरफ से जा रहा था। आखिर मैंने एक ऊंची इमारत को पहचान लिया। फिर जब टैक्सी ने एक मोड़ काटा तो सामने छते हुए बाजार की झिलमिलाती रोशनियां नजर आने लगी। मैंने टैक्सी को बाहर ही एक तरफ रुकवा दिया और किराया अदा करके बाहर निकला और छते हुए बाजार में जाने के बजाय इस तरफ चलने लगा जिधर कच्ची दीवार थी और जहां हमारी नीली गाड़ी दिन के वक्त खड़ी हुई थी। दीवार की ओट में अंधेरा था। मैं अंधेरे में खड़े होकर बाजार के नाके को तकने लगा। मैं तसल्ली करना चाहता था कि मेरा ताक़ुब तो नहीं किया जा रहा। टैक्सी वापस चली गई थी और इसकी अकबी सुरख बत्ती दूर होती जा रही थी। बाजार में बड़ी रौनक थी। सियाह अभी तक चले आ रहे थे। बाजार के बाज़ रेस्टोरेंटों से अंग्रेज़ी और इब्रानी गानों की आवाज़ें आ रही थी। सामने की जानिब कार पार्किंग था। एक तरफ स्कूटरों की कतारें लगी थी। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि मेरा ताक़ुब नहीं किया जा रहा था तो मैं दीवार की तारीकी में से निकलकर बाजार में दाखिल हो गया। मैं दुकानों के साथ साथ लोगों के बीच में से होता चला गया। दुकानों में रोशनियाँ हो रही थी। ये रोशनियाँ मुझे जहर लग रही थी। मैं कहाँ तक अपना चेहरा इन रोशनियों से छुपा सकता था। दिल में यह अंदेशा भी था कि कहीं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्स वालों ने सादिया के खुफिया मकान पर छापा न मारा हो। ऐसी हालत में मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। फिर ख्याल आता कि सादिया ने कुछ सोच समझ कर ही वहाँ अपना ठिकाना बनाया होगा। यह जगह यकीनन इसराइली इंटेलिजेंस की उकाबी निगाहों से महफूज होगी। जब मैं एक तंग और नीम रोशन गली के करीब पहुंचा तो छते हुए बाजार से निकलकर दूसरी तरफ जाती थी तो अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने चौंक कर पीछे देखा। ये वही जयकाश बूढ़ा था जो सादिया के मकान की शानशीन में बैठकर नवादरात की मुरम्मत और रंगो रोगन किया करता था। इसने इब्रानी जुबान में कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, मेरे पास हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अक़वाल लिखे हैं, आपको पसंद आएंगे, आइए आपको दिख। और वो मुझे खींचते हुए गली में ले गए। इसने मुझे तेज़ तेज़ चलने पर मजबूर कर दिया था। गली में से एक और तंगो तारीख गली निकलती थी। हम इस गली में आ गए। आगे एक पुरानी हवेली का बोसीदा मेहराबी दरवाज़ा आ गया। अंधेरे में एक मुर्गी मेरे पाँव से टकराकर शोर मचाती एक तरफ को भागी। जयकाश मुझे हवेली के अंदर एक अंधेरी कोठरी में ले गया। इसने जेब से मोमबत्ती निकालकर रोशन की और बताया कि सादिया के मकान पर छापा पड़ा है, मगर सादिया वहाँ मौजूद नहीं थी। इंटेलिजेंस वालों को कोई सबूत नहीं मिल सका। मैं 20 बरस से यहाँ काम कर रहा हूँ। वो मुझ पर शक नहीं कर सकते और चले गए। किसी ने ज़रूर तुम्हारी मुखबरी कर दी है। अगर सादिया वहाँ मौजूद होती तो मैं इस वक्त खुदा जाने कहाँ जुल्म तशद्दुद की चक्की में पिस रहा होता। सादिया को मैंने खुफिया ज़रिए से छापे के बारे में इतला पहुँचा दी थी। इसने तुम्हारे बारे में जो अहकामात दिए हैं वो ये हैं कि तुम फ़ौरन यहाँ से निकल कर फ़िश पॉइंट पर पहुँचो। सादिया तुम्हें वहीं मिलेगी। मैंने पूछा कि फ़िश पॉइंट कहाँ है और ये कौन सी जगह है। जयकाश ने मोमबत्ती को ज़मीन पर रख दिया था और इसका साया लंबूतरा होकर दीवार पर लहरा रहा था। इसने अपनी जेब से लकड़ी की गोल मोहर निकाली जो टूटी हुई थी और बोला, इसे अपने पास रखो। जब तुम इस हवेली के पीछे दरवाजे से निकलकर एक वीरान बाजार की नुक्कड़ पर पहुंचोगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो कोड लफ्ज़ में तुमसे मुखातिब होगा। तुम इसे ये टूटी हुई मोहर निकाल कर दोगे। इसका दूसरा आधा हिस्सा इसके पास होगा। वो तुम्हें फ़िश पॉइंट पर पहुंचा देगा। आओ मेरे साथ, हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो मुझे हवेली की अंधेरी राहदारी में से गुजार कर एक पुराने दरवाजे पर ले गया। इसे खोला तो सामने एक वीरान सा इलाका था जहाँ दूर एक तरफ किसी मकान में रोशनी हो रही थी। बाएं तरफ 2-3 खाली ट्रक खड़े थे। यहाँ से दाएं जानिब बाजार की नुक्कड़ पर चले जाओ, जल्दी करो। मैं दरवाजे से बाहर निकला तो इसने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया।
मैं ट्रकों के पीछे से होता हुआ बाजार की नुक्कड़ की तरफ तेज तेज चलने लगा। मैं अभी बाजार की नुक्कड़ तक नहीं पहुंचा था कि एक पुलिस कांस्टेबल खुदा जाने कहां से निकल कर मेरे सामने आ गया। इसके कंधे से स्टेन गन लटक रही थी जिस पर इसका एक हाथ था। इसने मुझे रुकने का इशारा किया और मुझसे शनाख्ती कार्ड मांगा। शनाख्ती कार्ड मेरे पास नहीं था। शनाख्ती कार्ड मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था। शनाख्ती कार्ड बनवाने की ज़रूरत इसलिए भी पेश नहीं आई थी कि मैं किसी ऐसे मिशन में नहीं था कि मुझे दुश्मन के किसी ख़ास शहर में कैमोफ्लाज जासूस की हैसियत से इन्हीं का शहरी बनकर रहना पड़ता। मेरा एक मिशन था और ये तूफ़ानी एक्शन मिशन था। अभी किसी भेस में किसी और ही नाम पर जाना पड़ता है। इधर डूबे इधर निकले वाला मामला होता है। चुनाचा शनाख्ती कार्ड बनवाने की नौबत ही नहीं आई थी, वरना ये कोई ऐसा मिशन काम नहीं था। यहूदी पुलिस कांस्टेबल रात की ग्राउंड ड्यूटी पर था। मैंने एक मकान की दीवार से लगे हुए बत्ती की रोशनी में देख लिया था कि इसकी कमर के साथ ऑटोमेटिक स्टेन गन लटक रही है, लेकिन इसके हाथ में एक छोटे से डंडे के जिसके आगे चमड़े का तस्मा लगा था और कुछ नहीं था। इससे मुझ पर कोई ख़ास शुबा नहीं हुआ था, बल्कि इसने रूटीन यानी गश्त के मामूल में मुझसे शनाख्ती कार्ड तलब किया था। मैंने अपनी जेबों को टटोलना शुरू कर दिया जैसे शनाख्ती कार्ड तलाश कर रहा हूँ। इस दौरान मैंने यहूदी कांस्टेबल पर हमला करने का जाविया भी सोच लिया था। अगरचे इसे मुझ पर अभी किसी किस्म का शक नहीं था, लेकिन शनाख्ती कार्ड ना निकलने पर शक हो सकता था, क्योंकि इसराइल में इस असूल पर बड़ी सख्ती से अमल होता है कि हर शहरी ख़ास तौर पर रात के वक्त अपना शनाख्ती कार्ड जेब में रखकर निकले। मैं जेबों को टटोल भी रहा था और साथ साथ इब्रानी में बोल भी रहा था कि मैं तो शनाख्ती कार्ड जेब में डालकर निकला था, फिर यह कमबख्त कहाँ चला गया? कहीं मैंने दूसरे कोट में तो नहीं रख लिया था? मैं तो हमेशा शनाख्ती कार्ड अपने पास रखता हूँ। यहूदी कांस्टेबल को न जाने क्या शुबा हुआ कि इसने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ा और बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? मुझे ख्याल आया कि हो सकता है इसे भी मेरे बारे में इतला कर दी गई हो, क्योंकि आखिरकार इसका ताल्लुक इसराइली पुलिस फोर्स से था। मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूँ, पुराने बाजार में सारा दिन मजदूरी करता हूँ, शाम को घर लौट जाता हूँ। इसने मुझे गर्दन से पकड़ा और मकान के कोने पर जलती बत्ती के करीब ले गया और मुझे झुक कर घूरने लगा। मुझे तुम मशकूक आदमी लगते हो, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। गनीमत हुआ कि इसने स्टेन गन अभी तक नहीं निकाली थी, शायद इसलिए कि वो मुझे मशकूक समझ रहा था, ख़तरनाक नहीं। ये इसकी गलती या गलत फहमी थी, जिसका खुमियाजा इसे 3 सेकंड बाद ही भुगतना पड़ा। जब मेरा एक ज़ोरदार मुक्का इसके पेट पर दिल के करीब नीचे पड़ा, वो आगे को झुका। दूसरा मुक्का इसकी गर्दन पर पड़ा, वो मुंह के बल ज़मीन पर गिर पड़ा। शायद बेहोश हो गया था, क्योंकि वो अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला जुला था। मैं छलांग लगाकर बाजार के मोड़ की जानिब अंधेरे में आ गया। शायद यही फिश पॉइंट था, क्योंकि मेरे वहाँ पहुँचते ही एक पुरस्रार साया नुक्कड़ के अंधेरे से निकलकर मेरे सामने बढ़ा और इसने कोड लफ्ज़ कहा। वो एक दीवार के साथ साथ तेज़ कदम उठाता जा रहा था। मैं इसके पीछे पीछे था। आगे एक पुरानी मॉडल की गाड़ी खड़ी थी। इसने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने का इशारा किया। थोड़ी देर में ये पुरानी सी गाड़ी बड़ी तेज़ी से बाज़ारों में से गुजर रही थी। ये बाज़ार नीम रोशन थे और यहाँ दुकानें नहीं थी, बल्कि रिहायशी फ्लैटों के दरवाजे थे, जहाँ कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। बाज़ार ख़त्म हुआ तो सामने एक वीरान इलाका आ गया। इसके एक जानिब खेत और एक जानिब खुला मैदान था। यहाँ इस पुरस्रार आदमी ने गाड़ी खड़ी कर दी और अपनी जेब से टूटी हुई मोहर निकाल कर मुझे दिखाई। वो चुप था, इसकी आंखें गाड़ी के अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। मैंने जेब से मोहर का दूसरा हिस्सा निकाल कर इसे दिया तो इसने अपनी मोहर के साथ जोड़ा। फिर दोनों टुकड़े अपनी जेब में डालकर गाड़ी आगे बढ़ाई और बोला, तुमने पुलिस कांस्टेबल से झड़प मोल लेकर बड़ी हमाकत की थी। तुम अपने साथ मुझे भी किसी मुसीबत में फंसा सकते थे। मैंने कहा कि इसने मुझसे शनाख्ती कार्ड मांगा था और मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहा था। वो खामोश रहा। गाड़ी की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। एक चौक आ गया। इसने गाड़ी एक निस्बतन छोटी सड़क पर डाल दी। इस सड़क पर कोई 1 मील चलने के बाद सड़क के बाएं जाने मुझे एक ट्रक खड़ा नजर आया। मेरे साथी ने ट्रक के एक तरफ गाड़ी खड़ी कर दी। ट्रक में से एक लंबा तड़ंगा आदमी उतरा। इसने ट्रक का कोई दरवाज़ा खोल दिया। मेरे साथी ने इशारा किया और बोला, ट्रक में चले जाओ और खामोश रहना। मैं गाड़ी से निकलकर ट्रक के अंदर घुस गया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया। ट्रक के अंदर सब्जियों की बोरियां और लकड़ी के क्रेट भरे हुए थे। मैं इनके दरमियान बैठ गया। ट्रक स्टार्ट हुआ और किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गया। पहले तो वो गैर हमवार छोटी सड़क पर चलता रहा। इसके बाद हमवार सड़क पर आ गया और इसकी रफ्तार भी तेज़ हो गई। 15-20 मिनट ये ट्रक इस सड़क पर चलता रहा। फिर इसने मोड़ काटा और रफ्तार धीमी हो गई। ट्रक को धचके लग रहे थे। इसकी रफ्तार कम होते होते बहुत ही धीमी हो गई और वो एक मोड़ घूम कर रुक गया। इंजन बंद हो गया। इस लंबे तड़ंगे ड्राइवर ने ट्रक का कोई दरवाज़ा खोलकर मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं बाहर निकला तो देखा कि ये एक कच्चे मकानों वाली गली थी। ट्रक ने गली को आधे से ज़्यादा भर दिया था। ड्राइवर ने मुझसे कोई बात न की।
सामने वाले मकान के दरवाजे की तरफ इशारा किया और अपनी ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था कि ट्रक पीछे को सिरकता हुआ गली में से निकल आया। मकान का दरवाज़ा बंद था। मैंने आहिस्ता से दस्तक दी, कोई जवाब न आया। मैंने दूसरी बार दस्तक दी तो अंदर सहन में किसी बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी इंसानी कदमों की चाप दरवाजे तक आई और दरवाज़ा खुल गया। ये एक लंबी दाढ़ी वाला आदमी था जिसने खुली आस्तीनों वाला लंबा कुर्ता पहन रखा था। सर पर यहूदियों वाली गोल टोपी थी। इसने भी मुझसे कोई बात न की और अपने पीछे आने का इशारा किया। एक से बढ़कर एक पुरस्कार आदमी मिल रहा था। दरवाज़ा इसने बंद कर दिया था। आगे छोटा सा कच्चा सहन था जिसकी एक जानिब शायद मुर्गियों के लिए डरबा बना हुआ था। कोने में लकड़ी के खाली खोखों का ढेर पड़ा था। सामने 2 कमरे साथ साथ बने हुए थे। एक कमरे के दरवाजे के ऊपर ही रोशनदान था जिसमें से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। इस लंबी दाढ़ी वाली आदमी ने मुझे इस कमरे में तख्त पर बिठाया और खुद जिधर से आया था उधर ही चला गया। इस छोटे से कमरे में कोने पर रखी लोहे की गोल मेज पर लकड़ी का टेबल लैंप जल रहा था। 4-5 कुर्सियां बेतरतीबी से पड़ी थी। सामने वाली दीवार में एक दरवाज़ा था जो बगली कमरे की तरफ खुलता था। ये दरवाज़ा भी बंद था। कमरे की फिजा बोझल थी। फिर दरवाज़ा खुला और मेरे सामने सादिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुम्हें चहकाश के मकान के बाहर किसी ने देखा तो नहीं था? मैंने इसे बताया कि इसके मकान तक जाने की नौबत ही नहीं आई। चहकाश ने मुझे बाजार में ही दबोच लिया था। सादिया लोहे की कुर्सी खींचकर बैठ गई और अपने कटे हुए बालों को पीछे को झटक कर बोली, इसराइली इंटेलिजेंस दुनिया की अजीबोगरीब इंटेलिजेंस है। मैं इनके मजाज को पूरी तरह जान गई हूँ। बहरहाल जिस वक्त छापा पड़ा मैं वहाँ नहीं थी। अगर होती तो इस वक्त मेरे साथ जो सलूक हो रहा होता तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चहकाश पर इन्हें इसलिए शक नहीं हुआ कि वो तो एक मजहबी आदमी, दूसरा वो एक अरसे से वहाँ रह रहा है। तुम्हें रास्ते में किसी ने देखा तो नहीं? जब मैंने इसे पुलिस कांस्टेबल से अपनी सनसनीखेज मुलाकात का हाल बयान किया तो वो एकदम से उठ खड़ी हुई। मेरे साथ आओ, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। ज़रूर वो लोग इसी इलाके को घेरे में ले रहे होंगे। वो मुझे दूसरे कमरे से निकालकर मकान के अकबी सहन में ले आई जहाँ अंधेरा था। सामने दीवार में एक मेहराबी दरवाज़ा था। सादिया तेज़ तेज़ कदमों से जा रही थी। इसने दरवाज़ा खोलकर गली में झांका, फिर मुझे आने का इशारा किया। इस गली में दीवार के साथ अंधेरे में एक फोकस वैगन खड़ी थी। हमें इसमें बिठा दिया गया। सादिया स्टीयरिंग पर बैठी। इसने गाड़ी स्टार्ट की और बड़ी तेज़ी से इसे गली में से निकाल कर ले गई। इसने खुले इलाके में से गुजरते हुए कहा, अब सारा काम स्टोर के अकबी कमरे में होगा। तुम पूरी तरह से तैयार होना। क्या मतलब? मैंने आंखें सुकेड़ कर कहा। सादिया मुस्कुराई। तुम्हें कल सुबह की फ़्लाइट में इंडमान आइलैंड जाना होगा। मैंने सामने सड़क पर नजरें जमा रखी थी। आहिस्ता से कहा, मैं तैयार हूँ। सादिया खामोश हो गई। हम जिस खुली सड़क पर जा रहे थे इस पर कहीं कहीं बिजली का खंबा आ जाता जिस पर बल्ब जल रहा था। सादिया उकाबी नज़रों से दाएं बाएं और साइड पर लगे आईने में देखती जाती थी। मैं ऊपर से होकर जा रही हूँ। मेन रोड पर चेकिंग का खतरा है। दूर दूर से कई मॉडर्न मज़ाफ़ाती बस्तियाँ गुजर गई जहाँ बंगलों और फ्लैटों में रोशनियाँ हो रही थीं। 20-25 मिनट के बाद हमारी फोकस वैगन एक 2 मंजिला कॉटेज नुमा मकान की अकबी दीवार के सामने अंधेरे में खड़ी होगी। सादिया ने इंजन बंद कर दिया और बाहर निकलकर दीवार के साथ साथ चलने लगी। मैं भी इसके साथ साथ था। दीवार जहाँ ख़त्म होती थी वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा बना हुआ था। सादिया ने दरवाजे पर 3 बार ख़ास कोड में दस्तक दी। दरवाज़ा खुल गया। एक ऊंचे लंबे आदमी ने हमारा खैर मकदम किया। अंदर छत के साथ एक मदम बल्ब जल रहा था। मैंने इस आदमी को पहचान लिया था। ये वही ड्राइवर था जो मुझे ट्रक में सादिया के खुफिया ठिकाने पर ले गया था। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।